नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन को लेकर इस वीडियो में उपस्थित रही हूँ। इस वीडियो में आज मैं पाठ 8 प्राकृतिक संसाधनों के बारे में विस्तृत चर्चा करूँगी। मित्रों, आज इस वीडियो में पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन के अंदर हमारे महत्व के मुद्दे जो हैं वो यह होंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं संसाधन का अर्थ, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। उसके बाद संसाधनों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किस तरह होता है, उसके बारे में संसाधनों के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से, तो उन प्रकारों के बारे में बताऊंगी। और उसके बाद संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण। तो संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण यानी कि उसका आयोजन किस तरह उसे मैनेज करना चाहिए और उनकी सुरक्षा किस तरह करनी चाहिए। अगर संसाधन कुछ लिमिट में या एक मात्रा में है, कम मात्रा में है, तो उनकी सुरक्षा किस तरह करनी है, उनका संरक्षण किस तरह करना है, तो उसकी बात मैं इस महत्व के मुद्दे के अंदर करूँगी। तो मित्रों, पाठ की शुरुआत करती हूँ और आशा रखती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यदि आपको कोई समस्या है या किसी प्रश्न में नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट के द्वारा उसके अंदर पूछ सकते हैं, जिससे उसका रिप्लाई आपको उसी से मिल जाएगा। तो मित्रों, आगे के वीडियो में हमने भारत की विरासत के बारे में मैंने चर्चा की थी। आज मैं इस वीडियो में प्राकृतिक संसाधन, कुदरती संसाधन कौन कौन से होते हैं उसकी बात करूँगी। उसकी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। तो पाठ की शुरुआत करती हूँ और ध्यान से देखिए और समझिए। बहुत ही महत्व का पाठ है कक्षा 10 के लिए। तो मित्रों, पाठ की शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक संसाधन। संसाधन का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले संसाधन किसे कहेंगे? संसाधन, साधन यानी कि कोई जो वस्तु होती है वो, जिसे हम साधन कहते हैं। मान लो कि स्कूटर है, घर के अंदर कोई भी खाने पीने की कोई चीज़ है, बर्तन है, तो ये सब हमें क्या कहेंगे? इसे साधन। पर संसाधन किसे कहेंगे? तो यहाँ उसकी व्याख्या है कि संसाधन द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक या पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में हजारों तत्व रहे हुए हैं, पर हम उन्हें संसाधन नहीं कह सकते। प्रकृति यानी कि हमारे आसपास की जो वातावरण है उसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, कई तरह के पशु पक्षी जीव जंतु है, तो क्या हम उसे संसाधन कहेंगे जो हमें कुदरत द्वारा मिला है? पहले ही पाठ में हमने ऐसा देखा था कि प्रकृति द्वारा जो हमें भेंट मिली है, तो वो पेड़ पौधे, नदी, तालाब, ये सब है, तो क्या हम उसे संसाधन कहेंगे? नहीं, वो हमारे लिए कुछ काम के हैं नहीं, ना ही हमें उसे बनाने में या उसको हमारे जीवन में उपयोग करने में कोई काम आता है। तो ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन में उपयोगी हो और उसके अंदर कुछ हमारी बुद्धि शक्ति या कला कौशल का उपयोग करके जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बनती हो, तो ऐसी चीज़ों को हम संसाधन कहेंगे। तो प्रकृति के अंदर हजारों तत्व रहे हुए हैं, पर हम उन्हें संसाधन नहीं कह सकते। तो ये तत्व तभी संसाधन कहे जाएंगे जब मनुष्य अपने विशिष्ट ज्ञान कौशल द्वारा उसे उपयोग में ले। जैसे कि दूसरी तरफ से कहें तो जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो एवं मनुष्य के पास उसका उपभोग करने की शारीरिक यानी कि शरीर द्वारा, जैसे कि खेत में जो अन्न प्राप्त होता है, अन्न उत्पादित होता है, तो उस अन्न की ज़रूरियात हर एक मनुष्य को है, हर एक मनुष्य को वो उपयोगी है। और वो कच्चे माल को हम लोग क्या करते हैं? गेहूँ या चावल को लाते हैं, पकाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, खाने के उपयोग में लेते हैं। तो उस पर हम लोग क्या है? आश्रित भी है, जिसके अंदर हम अपनी बुद्धि शक्ति, कला कौशल द्वारा, अपने जो शारीरिक क्षमता है उसके द्वारा हम उसका उपयोग भी करते हैं, और वो उपयोग करना, उपभोग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो वो जो संसाधन है, खाने पीने की जो भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो एक संसाधन गिनी जाएंगी, चाहे फिर वो भोजन के रूप में पका फल हो या फिर कच्ची जो भी चीज़ें हो जो कच्चे माल के रूप में आती हो।
तो आगे देखते हैं, तो शारीरिक या बौद्धिक क्षमता हो, तो इस अनुसार कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए काम में ली जाए तो वह संसाधन बन जाती है। अब देखते हैं कि प्राचीन काल में भूमि में दबे हुए यानी जमीन में दबे हुए खनिजों की जानकारी, मान लो कि कहीं से बहुत पुराना, कई सालों पुरानी एक हवेली है और उसी के अंदर से, ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारा सोना निकला है, बराबर। और उस चीज़ की किसी को मालूम नहीं है या तो पता नहीं है किसी भी व्यक्ति को। तो अभी तक तो हम ऐसे ही जी रहे थे, पर जब वो भूमि के अंदर से, ज़मीन के अंदर से वो सोना हमें प्राप्त होता है तो उसका क्या होता है, वो संसाधन के रूप में, सोना है, चांदी है, कोयला है, अयस्क है, जो हमें ज़मीन में से प्राप्त होता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक संसाधन बन जाती है, जिससे मनुष्य क्या करता है अपनी कला कौशल द्वारा। तो वो जो सोना मिला है उसको डायरेक्ट तो हम पहनेंगे नहीं या किसी उपयोग में लेंगे नहीं, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ वो बनावट के तौर पर कुछ बनाएंगे चीज़, तभी अपने शरीर पर वो पहनेंगे। तो इसी तरह वो संसाधन तब बनता है जब वो ज़मीन के अंदर से बाहर आता है। तो प्राचीन काल में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्य को नहीं थी, तब वे संसाधन नहीं थे, परंतु आज उनकी उपयोगिता और खनन प्रविधि यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने ज़मीन के अंदर, या पूर्वज नहीं तो पहले के जो भी इंसान है वो ज़मीन के अंदर ज़्यादातर गाड़ के रखते थे, सोना चांदी या जो भी कुछ चीज़ वस्तुएं हों वो। तो आज हम जो खनन प्रविधि यानी कि खोद कर वो जो प्रक्रिया करते हैं और उसके अंदर से जो भी कुछ संसाधन मिलते हैं, तो जो भी कुछ चीज़ वस्तुएं मिलती हैं, तो ऐसी खनन प्रविधियों के विकास से मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक बने हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता, प्राकृतिक संसाधन में यानी कुदरत से जो संसाधन, जो साधन हमें प्राप्त होते हैं उसमें उपयोगिता यानी उपयोग करने की, उपभोग करने की और एवं कार्य करने की योग्यता, ये दोनों गुणधर्म संसाधनों के अंदर आवश्यक है। तो प्रकृति यानी कुदरत, मनुष्य और संस्कृति तीनों की परस्पर प्रक्रिया द्वारा ही संसाधन बनते हैं। तो ये हुई संसाधन का अर्थ हुआ। तो सबसे पहला मुद्दा था संसाधन किसे कहेंगे, तो प्रकृति में ये जो हजारों तत्व हमें दिखते हैं वो संसाधन नहीं है। संसाधन वो है जो हमें हमारे उपयोग के लिए, हमारे कार्य करने के लिए, जिसके अंदर हमारा कला कौशल, बुद्धि शक्ति का उपयोग हो और हमें उपयोगी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उसे हम संसाधन कहेंगे। अब आता है संसाधनों के उपयोग। तो संसाधनों का उपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह होता है उसके बारे में। तो संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी है। मनुष्य जीवन के हर चरण पर उसकी कोई ना कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है। कृषि प्रवृत्ति से उद्योग प्रवृत्ति तक, यानी कि किसान के काम से लेकर, खेत में जो किसान काम करते हैं तो उसी कृषि प्रवृत्ति से लेकर उद्योग प्रवृत्ति यानी बड़ी बड़ी जो कंपनियां, मिल, कारखाने चलते हैं वहाँ तक सभी प्रवृत्तियां अंत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित है। तो उसमें कौन कौन से संसाधनों पर अवलंबित है, तो उसमें सबसे पहले संसाधन आता है भोजन के रूप में। याद रखना है संसाधनों का उपयोग कहाँ कहाँ कौन से 3 रूप में होता है। तो सबसे पहला है भोजन के रूप में संसाधन किस तरह प्राप्त होता है। तो मनुष्य की भोजन की आवश्यकता विविध संसाधनों में से पूरी होती है, जैसे कि प्राकृतिक रूप में होने वाले फल, कृषि द्वारा मिलती विविध खाद्य फसलें, पालतू प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाला दूध और उसकी बनावटें, जैसे दूध में से जो भी कुछ चीज़ें बनती है, पनीर है, दही है, छाछ है, तो ये सब जो उसकी बनावटें हैं, तथा मांस, जलाशयों से मिलती मछलियाँ और अन्य जलचर, जो भी कुछ मांस मटन खाने के उपयोग में आते हों, तो ऐसे अन्य जलचर जो पानी में रहने वाले हो। फिर है मधुमक्खी द्वारा बनाया गया मधु यानी मध, जिसे खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो यह सब जो है वो संसाधन के रूप में गिने जाते हैं, जो हम भोजन के रूप में उसे क्या करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। अब आता है कच्चे माल के रूप में संसाधन, जिसे हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि शक्ति या कला कौशल से उसको कुछ नया बनाकर, उसमें नई बनावट कर उसको क्या करते हैं, हम अपने जीवन में उपयोगी बनाते हैं। तो जंगलों से प्राप्त होने वाली विविध चीज़ें, तो जंगलों से कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो लकड़ियाँ,
जो जंगलों से प्राप्त होती है उन लकड़ियों में से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, फर्नीचर है वगैरह है, घर की कुछ बनावटें हैं जो लकड़ियों का उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जिसमें शीशम है, साग नाम की जो लकड़ी है, तो ये सब जो लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है, तो ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी विविध चीज़ें, कृषि द्वारा उपलब्ध सामग्री, पालतू पशुओं से प्राप्त ऊन, उनमें से कई सारी चीज़ें बनती हैं। तो चमड़ा, यानी चमड़े को हम डायरेक्टली हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है, तो क्या हम उसका डायरेक्टली उपयोग करते हैं? नहीं। तो चमड़े में से कई सारी बनावटें बनती है, बेल्ट वगैरह, फिर चप्पल है, तो ऐसी सब चीज़ें जो बनती है उसके बाद हम उसको क्या चप्पल ऐसे ही बन जाएगी? नहीं, उसमें भी अपनी बुद्धि चातुर्य का उपयोग करना पड़ेगा। तो चमड़ा और मांस, खनिज, अयस्क आदि चीज़ें अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाती हैं। तो इसी तरह संसाधन जो है वो कच्चे माल का स्रोत है। संसाधन शक्ति संसाधन के रूप में, तो संसाधन जो है एक शक्ति संसाधन कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के समय में इतना उपयोगी नहीं था, पेट्रोल डीजल है वो सब, क्योंकि इतने सारे वाहन व्यवहार के साधन नहीं थे। एक जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी है, ऊँट गाड़ी है, ऐसी सब चीज़ों का उपयोग होता था, जिसमें कोई पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती नहीं थी। तो देखते हैं कि हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के रूप में उद्योगों एवं घरों में उपयोग ईंधन की तरह करते हैं। सूर्य प्रकाश, पवन, समुद्री लहरें, ज्वार भाटा और जलप्रपात द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो पानी में से ऊर्जा प्राप्त करना, तो इसी तरह ये जो है शक्ति संसाधन के रूप में भी संसाधनों का उपयोग होता है। तो हमने 3 रूप में देखा संसाधनों का उपयोग कौन कौन से रूपों में होता है। तो सबसे पहले भोजन के रूप में होता है, दूसरा कच्चे माल के स्रोत के तरीके, तीसरा है शक्ति संसाधन के रूप में, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के रूप में, पेट्रोल को भी हम क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में लेते हैं। प्राकृतिक गैस जो एलपीजी सिलेंडर जो आता है हमारा खाना पकाने के लिए, तो उसका उद्योगों में या तो घरों के अंदर हम क्या करते हैं, ईंधन की तरह उसका उपयोग करते हैं। तो इसी तरह 3 रूपों में यहाँ पर संसाधन का उपयोग देखा। तो अब आता है संसाधन के प्रकार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वीं की एग्ज़ाम के अंदर ये तीनों प्रकार जो है, संसाधनों के तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं। कोई भी एक प्रकार 2 मार्क्स के प्रश्न में कंपलसरी पूछा जाता है। तो देखेंगे कि संसाधनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। सबसे पहला, मालिकाना आधार पर संसाधन, सबसे पहला मालिकाना आधार पर। दूसरा है पूर्णतया प्राप्यता के आधार पर। तीसरा है वितरण क्षेत्र के आधार पर। तो इसी तरह यह तीनों जो संसाधनों के प्रकार हैं वो तीनों 3 याद रखने हैं। जैसे ही उनके नाम है ऐसे ही उनके वितरण है, उसमें ज़्यादा कुछ याद रखने का नहीं है, बहुत ही इजी है। मालिकाना यानी जिसका कोई एक मालिक हो उसे मालिकाना कहते हैं। पुनः प्राप्यता यानी कि पुनः प्राप्यता यानी फिर से जो हमें प्राप्त हो सके, ऐसे जो जिसके आधार हैं उसे संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमें फिर से प्राप्त हो सकते हैं, बराबर। तो तीसरा है वितरण क्षेत्र के आधार पर। तो इन सबकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मालिकाना आधार पर। सबसे पहले कौन सा लेंगे हम, मालिकाना आधार पर। तो मालिकाना दृष्टि से उसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत यानी कि किसी एक व्यक्ति का उस पर हक हो। यहाँ पर क्या लिखा है, विवरण यानी कि उसकी जो व्याख्या है वो। तो किसी व्यक्ति या कौटुंबिक मालिकाना यानी किसी एक परिवार का सदस्य या कोई एक परिवार ही उसका मालिक हो, उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि भूमि या आवास, हम जिस मकान में रह रहे हैं तो क्या वो पूरे देश की संपत्ति है? नहीं, उसका कोई एक ही मालिक है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। या तो कोई एक पूरा जो परिवार है वो उस मकान का मालिक है, तो इसी तरह मकान को या कोई ज़मीन जायदाद है तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन है, कि जिसका कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक हो, बराबर। तो दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तो जिसमें राष्ट्र जो है, पूरा देश जो है उसका मालिक होता है। तो देखें कि
कि किसी देश या प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति, यानी देश या प्रदेश की, प्रदेश यानी कोई एक राज्य अथवा तो देश, दोनों प्रदेश यानी कि राज्य या तो देश, दोनों की सार्वजनिक संपत्ति हो। जैसे कि सेना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश देश के बीच में जो व्यापार होता है वो, और जो सेना होती है देश की, उस पर हक जो होता है वो किसका होता है, पूरे देश का होता है। तो इसीलिए वो क्या गिना जाता है, राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा है वैश्विक संसाधन, यानी पूरे विश्व पर उसका हक हो। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मालिकाना दृष्टि में व्यक्तिगत संसाधन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही उसका संसाधन का मालिक होता है, जिसमें भूमि और आवास आता है। राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें पूरा राष्ट्र या तो प्रदेश की संपत्ति हो, तो उसमें सेना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके उदाहरण के तौर पर है। तीसरा वैश्विक संसाधन, यानी कि संपूर्ण विश्व की ऐसी तमाम भौतिक यानी कि जो हम सामने देखते हैं ऐसी भौतिक एवं अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण में होता हो। तो कौन कौन सा, उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त मालिकाना संसाधन, यानी कि उदाहरण में विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त मालिकाना, यानी सभी देशों को उपयोगी हो ऐसे संसाधनों का ऐसे संसाधन जो है वो वैश्विक संसाधन गिने जाते हैं। तो इसी तरह हमने सबसे पहले कौन सा देखा, ये मालिकाना दृष्टि से, जिसमें तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं। अब आता है पुनः प्राप्यता के आधार पर संसाधन। पुनः प्राप्यता यानी कि जो संसाधन हमें फिर से प्राप्त हो सकते हैं, जिसका उपयोग करने के बाद या तो ख़त्म हो जाने के बाद उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे संसाधन। तो पुनः प्राप्यता के आधार पर संसाधन अब देखेंगे वितरण क्षेत्र के अनुसार। तो वितरण क्षेत्र के अनुसार सबसे पहला है सर्वसुलभ संसाधन, ये हम देख रहे हैं वितरण क्षेत्र के अनुसार। तीसरे नंबर का है पुनः प्राप्यता के आधार पर, अभी हम नीचे देखेंगे। तो सर्वसुलभ संसाधन, तो उसका अर्थ क्या है, वातावरण में रही उपयोगी वायु जो सर्वसुलभ यानी सभी लोगों को लाभदायी है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या है, सुलभ यानी लाभदायी है। तो ऐसे वितरण क्षेत्र के आधार पर सबसे पहला है सर्वसुलभ संसाधन जो सभी लोगों के लिए लाभदायी और उपयोगी है, तो उसमें आता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन, यानी सामान्य तौर पर जो लाभदायी रहता है। तो सामान्यतया मिले ऐसे, यानी कि सभी लोगों के पास खुद का मकान, खुद की भूमि या खुद का जो पानी का बड़ा नदी तालाब ऐसा तो होंगे नहीं। तो इसी तरह सामान्य सुलभ संसाधन जिसमें भूमि, जमीन, जल और गौचर, इन सब चीज़ों का अंदर समावेश होता है। अब है विरल संसाधन, तो ये खास करके याद रखना है क्योंकि विरल संसाधन और एकल संसाधन के एमसीक्यू में या खाली जगह में प्रश्न कंपलसरी आते हैं। तो इन दोनों का अर्थ, दोनों के उदाहरण मिक्स ना हो जाए इसलिए। तो विरल संसाधन किसे कहेंगे, जिसके प्राप्ति स्थान मर्यादित है, जिसके प्राप्ति स्थान यानी ऐसे संसाधन जो कोई जगहों पर ही मिलते हो, उसे कहेंगे विरल संसाधन। विरल संसाधन किसे कहेंगे, तो जिसके प्राप्ति स्थान मर्यादित है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना, यूरेनियम, तो ये जो उदाहरण के तौर पर नाम दिए हैं संसाधनों के, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना और यूरेनियम, जिसके प्राप्ति स्थान यानी कि प्राप्त होने के स्थान मर्यादित है। हर एक राज्य के अंदर या हर एक ज़िले के अंदर कोयले की या पेट्रोल की कोई खान नहीं होती है कि जहाँ से हम प्राप्त किए, निकाला और उसको उपयोग कर लिया, क्योंकि इसके प्राप्ति स्थान बहुत ही कम है, इसीलिए इसे विरल संसाधन में गिना जाता है। अब देखते हैं एकल संसाधन। तो विश्व में भाग्यवश एक या दो स्थानों पर मिलने वाले खनिज, तो ऐसा संसाधन या ऐसा खनिज जो विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक या दो ही स्थानों पर, एक या दो ही जगह पर वो मिल सके, ऐसे संसाधनों को हम एकल संसाधन कहेंगे। तो उसमें कौन सा, तो क्रायोलाइट खनिज जो है, तो क्रायोलाइट खनिज जो है सिर्फ ग्रीनलैंड से ही प्राप्त होता है,
बाकी विश्व के अंदर पूरे देश में या पूरे राष्ट्र में विश्व में घूम लो तो कहीं पे भी क्रायोलाइट खनिज आपको प्राप्त होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड से ही वो क्रायोलाइट खनिज प्राप्त होता है, तो इसीलिए उसे एकल संसाधन गिने जाते हैं। तो मित्रों, यह वितरण क्षेत्र के अनुसार हमने 4 प्रकार देखे। उन चारों प्रकारों को आपको खास याद रखना है जो वितरण क्षेत्र के आधार पर है। तो आगे देखते हैं कि तालिका में देखकर हम 2 प्रकार के वर्गीकरण समझे, यानी दोनों ब्रैकेट के अंदर हमने सबसे पहले मालिकाना आधार पर, दूसरा वितरण क्षेत्र के आधार पर दोनों प्रकारों के वर्गीकरण हमने समझे। तो संसाधनों के विभाग अन्य रूपों में भी किए जा सकते हैं, जिसमें नवीनीकरण संसाधन ये 2 भाग लिए जा सकते हैं। तो नवीनीकरण किसे कहेंगे? तो कुछ संसाधन स्वयमेव निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं अथवा वे न खत्म हो ऐसे अखूट होते हैं। यानी कुछ संसाधन मित्रों ऐसे होते हैं जो निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं अथवा तो कभी खत्म ही नहीं होते। जैसे कि जंगल, सूर्य प्रकाश और पशु पक्षी। सूर्य प्रकाश जो है उसका चाहे हम कितना भी धूप में खड़े रहो या नहीं खड़े रहो, तो सूर्य प्रकाश का जो प्रकाश है वो दिन ब दिन जितना है उतना बढ़ता ही जाएगा, या तो जितना है उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्वज थे उनके समय में सूर्य बड़ा था या उसका प्रकाश ज़्यादा था, अभी कम है या आने वाली पीढ़ी को प्रकाश नहीं मिलेगा, नहीं। तो ये जो संसाधन है वो अपने कितने भी खर्च करो, कितना भी उपयोग करो, वो जैसे थे ऐसे ही रहते हैं या तो ख़त्म होते नहीं हैं। तो उसी तरह जंगल और पशु पक्षी भी जो है वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेंगे, कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो मित्रों, नवीनीकरण का जो अर्थ है उसमें देखा अपने के कभी जो खत्म नहीं होते ऐसे अखूट संसाधनों को हम नवीनीकरण के संसाधन कहते हैं। तो जिसमें जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि इस वर्ग में आते हैं, इसे नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। याद रखना है खास करके मित्रों कि जिन संसाधनों को कभी खत्म होते नहीं देखा जा सकता या तो निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं, तो उसे हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जबकि अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो देखेंगे कि जो संसाधन एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते अथवा उन्हें पुनः बनाया नहीं जा सकता। कौन से संसाधन? अनवीनीकरण संसाधन में एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते अथवा तो उन्हें पुनः फिर से नहीं बनाया जा सकता, या नज़दीक के भविष्य में उनका पुनः निर्माण असंभव है। यानी हमारे आने वाला जो भविष्य है उसके लिए निर्माण करना असंभव है, उसे अनवीनीकरण कहेंगे। जिसमें खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का समावेश इस वर्ग में होता है। तो मित्रों, ये जो संसाधन है, जो खनिज तत्व है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस जो एलपीजी गैस है जो हम लोग खाने में अभी उपयोग करते हैं खाना बनाने में, और खनिज है जो हमें खान में से, ज़मीन में से प्राप्त होता है। तो इन सब चीज़ों की बोलते हैं ना कि सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है या तो आने वाला जो भविष्य है, तो उन भविष्य के लिए ये सब चीज़ों को बचा कर रखना है। अगर कोयला या पेट्रोल या डीजल अगर ख़त्म हो जाता है तो वो हमें फिर से प्राप्त कभी नहीं होगा, ना ही हम उसको घर में बैठकर बना पाएंगे, या तो कोई भी व्यक्ति उसे पुनः बोलते हैं ना कि संभव करना संभावित ही नहीं है। तो इसी तरह ऐसे संसाधनों को हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं, जिनका उपयोग या तो फिर से उसको बनाया जा सकता नहीं है। तो इसी तरह मित्रों, हमने यहाँ पर संसाधनों के प्रकार के बारे में जाना, जिसमें मालिकाना आधार पर, वितरण क्षेत्र पर, अनवीनीकरण और नवीनीकरण, इन चारों प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अब हम देखेंगे संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण। तो संसाधनों की सुरक्षा किस तरह करनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले उसके आयोजन के बारे में देखेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपयोग हमें करना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो देखेंगे संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित है। मनुष्य चाहे तो एक ही दिन में पूरा पेट्रोल ख़त्म कर सकता है, यानी कि उसकी जो आवश्यकता है, जो ज़रूरियात है, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो इतनी सारी हैं कि जिसकी कोई
हद तक नहीं है। तो जबकि प्राकृतिक संसाधन यानी कुदरत से जो हमें संसाधन मिले हैं, कोयला है, पेट्रोलियम गैस है, खनिज है, अयस्क है, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक मात्रा में, एक मर्यादित अवस्था में हमें प्राप्त हुए हैं। अनलिमिटेड या जिसकी मात्रा कहीं ज़्यादा हो, इस तरह हमें प्राप्त हुए नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा मर्यादित है और मनुष्य की आवश्यकताएं जो है वह अमर्यादित है। तो विगत 100 वर्षों में मनुष्य द्वारा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुए असाधारण विकास और भयंकर जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों का उपयोग अत्यंत अधिक बढ़ गया है। यानी कि जैसे जैसे तकनीकी टेक्नोलॉजी युग आ रहा है, ऐसे ऐसे मनुष्य का जो है ना संसाधनों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले तो हर एक घर के अंदर एक या दो व्हीकल वाहन तो हर एक घर के अंदर मिलेंगे ही। तो वो वाहन पानी से तो चलने वाले नहीं है, उसके अंदर पेट्रोल या डीजल का उपयोग अवश्य ही करना पड़ेगा। तो इसी तरह हर एक घर के अंदर जो बढ़ते जा रहे हैं संसाधनों की, जो साधनों की और संसाधनों की मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर इसी तरह यह संसाधनों का बेफाम यानी बिना किसी लिमिट के अगर खर्चा रहा तो आने वाली पीढ़ी जो है, हमारा भविष्य जो है वो इन खनिजों को ना ही देख पाएगी, ना ही इसका उपभोग कर पाएगी। तो आगे देखते हैं इस परिस्थिति के बारे में। यदि गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया तो भविष्य में इसके खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। यानी कि इसकी सुरक्षा करना, इसको लिमिट मात्रा में यानी कि एक मात्रा में ही इसका उपयोग करना, जहाँ ज़रूरी है वहीं पर वाहन लेके जाना। तो इसी तरह अगर हम इसको मात्रा में या तो सही मायने में इसका उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी इसकी जो है इसका महत्व है, इसको उपभोग करना है, उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो संरक्षण शब्द का सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा है। संसाधनों की कमी, यदि पेट्रोल, डीजल, अयस्क है, कोयला है, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो क्या होगा? तो संरक्षण शब्द जो है वो किसी मायने में या तो कोई काम का नहीं रहेगा। तो संरक्षण शब्द का सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में जिस तरह दोहन हो रहा है, जिस तरह बेफाम उपयोग हो रहा है, कोई लिमिट नहीं है उसका उपयोग करने की, उसी तरह संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, तो अविवेकपूर्ण दोहन और उपयोग होता रहा है तो विकास और वर्तमान जीवन स्तर बनाए रखना लगभग स्वप्नवत हो जाएगा। तो उसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और पुनः उपयोग जैसी बातें उसमें समाविष्ट हैं। जब किसी वृक्ष या जीव के अस्तित्व पर संकट हो तब उसके लिए आयोजित व्यवस्थापन को उसका संरक्षण कहते हैं। अब उसका संरक्षण के लिए कौन कौन से आवश्यक तथ्यों को हम लोग समझेंगे, तो उन आवश्यक तथ्यों की सबसे पहले हम मुद्देवार जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश को एक इकाई मानकर उसके द्वारा उपयोग में लिए गए अब तक बिन उपयोगी और संभवित साधनों की उपलब्धि एवं विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यानी कि सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश को एक इकाई मानकर उसके द्वारा उपयोग में लिए गए यानी जितना भी संसाधनों का उपयोग किया है उसकी जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए कि कौन सा राज्य या कौन सा देश जो है वो ज़्यादा संसाधनों का यानी कि कोयला है, जो भी खनिज है, लोहा है, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहा है। तो ये सब चीज़ों की हमें जानकारी सबसे पहले ले लेनी चाहिए, तो जिससे हम उसका निकाल कर सकें। जिन संसाधनों का प्रमाण मर्यादित या अनवीनीकरण है, अनवीनीकरण में याद रखना है कि जिसको हम पुनः संभावित नहीं कर सकते या पुनः बना नहीं सकते। तो जिन संसाधनों का प्रमाण मर्यादित या अनवीनीकरण है उनका वैज्ञानिक रूप से दोहन करना चाहिए। यानी वैज्ञानिक रूप से उसको टेक्नोलॉजी के युग में हमें कुछ नई खोज करनी चाहिए कि जिससे हम आने वाली पीढ़ी को, यदि ये संसाधन पूरे हो जाए या ख़त्म हो जाए तो उसको वैज्ञानिक ढंग से हम उसे नया बना सकते हैं। तो वैज्ञानिक रूप से दोहन करना चाहिए एवं उसका उपयोग अनिवार्य हो तभी करना चाहिए। तो जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है उनके विकास के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि जंगल जैसे है
ऐसे संसाधन है जिसकी मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। भले ही जंगल जो है भले ही नवीनीकरण में आते हो कि जो कभी खत्म नहीं होते, परंतु जंगलों का अभी दिन ब दिन लुप्त होना, क्योंकि मानव बस्ती जो है वह दिन ब दिन जंगलों की ओर वहाँ अपना बसेरा यानी कि आश्रय स्थान ले चुकी है। तो इसी तरह जंगल जो है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में उनके विकास के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। जो संसाधन वर्तमान में सरलता या सहजता से उपलब्ध हो उसे बिगाड़ने के बदले भावी आवश्यकता के लिए मितव्ययिता पूर्वक यानी कि बहुत ही समझता पूर्वक उसे बचाने चाहिए। यानी कि जो सरलता एवं सहजता से उपयोग हो जो संसाधन, तो उसे बिगाड़ना चाहिए नहीं, उसकी लिमिट मात्रा में, एक मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, मर्यादित मात्रा में उपलब्ध संसाधन बनाए रखना तथा तकनीकी विकास द्वारा उसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज लंबे समय अंतराल पर फायदेमंद है। यानी मर्यादित मात्रा में उपलब्ध संसाधन, जिसकी मात्रा मर्यादित है, हमने देखा था अनवीनीकरण संसाधन के अंदर, तो ऐसे संसाधनों का क्या करना चाहिए, तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजी द्वारा उसका विकास करके उसके अंदर कुछ नई खोजें करनी चाहिए। तो संसाधनों के संरक्षण के लिए शासन द्वारा आवश्यक कानून एवं नियम बनाकर उसका अमल करना चाहिए। यानी कि जो संसाधन बहुत ही उपयोगी है और आने वाली पीढ़ी को उनका उपभोग करवाना है, उनका लाभ अगर देना है, तो ऐसे संसाधनों के लिए कानूनी नियम बनाने चाहिए जिससे व्यक्ति उसका उपयोग जो है वो अनलिमिट यानी कि एक मात्रा में करे। नागरिकों को संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ी सभी बातों से अवगत होकर जन जागृति लानी चाहिए। यानी कि नागरिकों को संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग से, यानी कि संसाधनों का उपयोग किस तरह करना, जो नागरिक इस बात को समझते हैं तो ऐसे नागरिकों को जन जागृति यानी कि और भी दूसरे लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, उन्हें इस बात के लिए समझाना चाहिए। तो इसी तरह मित्रों, यहाँ पर संसाधनों का संरक्षण करना, उनका आयोजन करना हम भारत के जो नागरिक हैं उनका कर्तव्य है, एक धर्म है। यानी कि उसे अगर हम लोग बचा कर उसकी सुरक्षा कर कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिल पाएगा। वरना तो जो आने वाली पीढ़ी है उन सब ये खनिज तत्व जो हैं उनसे क्या हो जाएगी, बिल्कुल लाचार हो जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर हमने संसाधन का अर्थ देखा, संसाधन के प्रकार देखे, संसाधन का उपयोग और संसाधन का संरक्षण एवं आयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो मित्रों, यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब आगे का अपना मुद्दा जो है ज़मीन निर्माण, तो ज़मीन निर्माण की जानकारी मेरे अगले वीडियो भाग 2 के अंदर मैं दूंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आभार।